हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट वार यानी इजराइल फिलिस्तीन जंग को हम लगातार कवर कर रहे हैं, आपके सामने खबरें भी पहुंचा रहे हैं और उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात भी करा रहे हैं। कोशिश ये रहती है कि हर पहलू से, हर एंगल से खबरों की गहराई तक जाया जाए, ताकि वो समझ पैदा हो सके कि आखिर ये सब कुछ दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। जाना माना चेहरा है, बहुत से टेलीविजन चैनल्स वगैरह पर भी आपको नजर आते रहे हैं। उसके अलावा हमारे चैनल पर, दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर भी आपके अक्सर इंटरव्यू सामने आते हैं, आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। आज हम जो उनसे बात करने जा रहे हैं वो ये कि ये जो जंग हुई, 7 दिन की जंगबंदी, फिर से जंग शुरू, के आखिर क्या कुछ, क्यों ये दोबारा जंग शुरू हुई। अंदाजा तो ये था कि ये जंगबंदी बढ़ती रहेगी। कौन सी ऐसी पार्टी है जो शरायत नहीं मान रही, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमास और इजराइल क्या खोया क्या पाया, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये जंग का 56वां दिन, उसमें से 7 दिन जंगबंदी और फिर से जंग शुरू, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस हादसे से यहूदी मीडिया ने आपको दो चार करने की कोशिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपकी नुसरत फरमाई और आप वापस खबरों में आ गए। जो सही मानों में सारी दुनिया के लोग जो खबरें देखना और सुनना चाहते हैं और जो सच्चाई जानना चाहते हैं, उसका हक आप अदा करते रहते हैं। और उसका शाखसाना ये था कि आपके चैनल को बंद करने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन अवामी ज़राए ने और दूसरे मीडिया के ज़राए ने और अल्लाह की नुसरत ने, लोगों की दुआओं ने आपको वापस खबरों में लाया। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात ये कि देखिए 2 महीना तकरीबन गुज़र गए हैं। 56 दिन हुए हैं, 4 ही दिन रह गए 2 महीने में। और इन 2 महीने में फैसला कुन सतह पर कोई बात पहुँची नहीं है। जो बात फैसला कुन सतह पर जाती हुई महसूस हो रही है, वो वही बात है जो 7 अक्टूबर की शाम को या 8 अक्टूबर को आप और हम कह रहे थे। यानी कि सारी चीज़ें उसी डायरेक्शन में जाएँगी जिस डायरेक्शन में हमास ने इसको प्लान किया है। क्योंकि ये अचानक हमला तो नहीं था हमास की जानिब से। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी, सोचा-समझा हमला था। एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ट्रेन्ड ग्रुप ने इसे अंजाम दिया था और उनके सामने मैनर में एक पूरा का पूरा फेज़्ड वाइज़ प्रोग्राम मौजूद था। और उसके तहत उन्होंने ये किया बहरहाल कि देखिए जंगी कैदियों की बात हमने शुरू में की थी कि जो 250 लोग करे इन्होंने अरेस्ट किए हैं, तकरीबन 250, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन पर बार्गेनिंग होगी और देखिए जंगबंदी शुरू हुई उसी बार्गेनिंग के नाम से। और अभी जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस में कल भी गोलान हाइट्स को लेके जो रेज़ोल्यूशन आया है, जिसमें भारत समेत सारी दुनिया ने इस्राइल पर ये दबाव डाला है कि वो गोलान हाइट्स को खाली करे, वो हमास के दूसरे हदफ की जानिब इशारा करता है, यानी 1967 की जो पोज़ीशन है, उसकी बहाली और फ़लस्तीनी रियासत का गैर मशरूत क़याम। तो कैदियों की रिहाई, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, हक़ वतन वापसी और मुहासरे का इख्तिताम, जो 16 साल से जारी है। ये 4 अहदाफ हमास को हासिल थे और हासिल हैं। जहाँ तक रह जाता है सवाल कुर्बानियों का, कि 15,000 लोग शहीद हुए हैं। तो ये 15,000 लोग पिछले 50 साल में इससे कहीं ज़्यादा शहादतें फ़लस्तीन के लोगों ने दी हैं और वो अब इन शहादतों से खौफ़ज़दा भी नहीं है। उनके घरों पर बमबारी पहले भी की जाती रही है, उनको कैद किया जाता रहा है, उनको कत्ल किया जाता रहा है, बच्चों का कत्लेआम किया जाता रहा, औरतों का किया जाता रहा। ये एक सिलसिला निस्फ़ सदी से ज़्यादा अरसे से जारी है, जिसे दुनिया देख नहीं रही थी। लेकिन अब वो सब कुछ भी दुनिया के सामने आ गया, जो आधी सदी या 75 साल से दुनिया जिस पे खामोश थी, आज सारी दुनिया
उस पे बात करती है, ये हमास का बड़ा अचीवमेंट है कि कम से कम इस्राइल को अब एक खुले तौर पर एक जंगी मुजरिम दुनिया के समझती है। दूसरे जो 7 अक्टूबर की इस्राइल की पोज़ीशन में और उसके बाद की इस्राइल की पोज़ीशन में एक ज़बरदस्त फ़र्क है। जो बात आप और हम कहते रहे हैं एक लंबे अरसे से, आपने भी फरमाया था कि वॉर टेस्टेड वेपन हुँ, जो दुनिया खरीद रही थी और उस दुनिया ने कभी ये पूछा नहीं था पलट के कि व्हाट इज़राइल मीन बाय वॉर टेस्टेड वेपन्स और हुँ, किसके ऊपर ये टेस्ट किए जा रहे हैं। कि लंबे अरसे तक भारत समेत सारी दुनिया इस फ़लस्तीनियों के खून में डूबे हुए हथियार खरीदती रही और दुनिया ने कभी नहीं पूछा कि इन हथियारों को किसके खून पर टेस्ट किया गया है। हुँ, तो वार टेस्टेड वीपन बेचने वाला दुनिया का तनहा और सबसे बड़ा मुल्क इस्राइल था। ये आज सारी दुनिया को ये बात मालूम हो गई। आपको मालूम है कि रूस के बाद ये हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भारत रहा है और ये वॉर टेस्टेड हथियार खरीद रहे थे हम लोग भी और ये कोई नहीं पूछ रहा था कि इन हथियारों पे किसका खून लगा हुआ है। हुँ। आज दुनिया जानती है कि इन हथियारों पे फ़लस्तीनियों का खून लगा हुआ था। तो जो फ़लस्तीन की बात करने वाले लोग हैं, यही तमाम वो लोग हैं, जिन्होंने फ़लस्तीनियों के खून आलूदा हथियार अब तक इस्राइल से खरीदे हैं और 8 अक्टूबर के बाद वो हथियार क्या उसी अंदाज़ में बिक सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। हुँ। इस्राइल की टेक्नोलॉज़ी जो बहुत ही महँगे दामों पर सारी दुनिया खरीद रही थी, क्या अब उतनी ही कीमत में वो टेक्नोलॉज़ी दोबारा खरीदेगी? क्या इस्राइल का नाक़ाबिले तस्ख़ीर वजूद जो मफ़रूज़ा था, वो बरकरार रहेगा? क्या वॉर इंटेलिजेंस के लिए उनके वेपन्स और जासूसी के लिए उनकी टेक्नोलॉज़ी उतनी ही रिलायबल मानी जाएगी? क्योंकि आज तक भी उनके लैपटॉप, उनकी टेक्नोलॉज़ी, हर चीज़ उनकी हैक की जा चुकी है। हर चीज़ हैक की जा चुकी है। ऐसे में इस्राइल का वजूद 7 अक्टूबर से पहले वाला और 8 अक्टूबर वाला, इसमें जो ज़मीन-आसमान का फ़र्क पैदा हुआ है, वो हमास के इन मुजाहिदीन की वजह से पैदा हुआ है, जिन्होंने पूरी मनसूबाबंदी के साथ अपने हक़ की एक हतमी जद्दोजहद की और अपने अहदाफ को हासिल किया। ये जो आपने बताया कि 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर का जो फ़र्क है, एक बिल्कुल ताज़ा खबर ये आई है, जिहाद-ए-इस्लामी के ईरान में नुमाइंदे ने बताया है कि 7 अक्टूबर में हमले के दौरान फ़िलिस्तीनी जो लड़ाके थे, उन्होंने इज़राइल से उनकी खुफिया एजेंसियों के सर्वर वो उठा करके ले गए गाज़ा में और उससे बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच गई है और ईरान में मोसाद के लिए जो एजेंट के तौर पर काम करते हैं, उनके नाम, उनकी डिटेल भी मिल गई है। यानी इस हद तक वो एडवांस सोच के साथ मैं उस इलाके में गया हूं, आप भी गए हैं। आम तौर पर दूसरे अरब मुल्कों के मुकाबले में फ़िलिस्तीनी ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद। अच्छा, मैं अब ये समझना चाह रहा हूं कि वो जो रेजिस्टेंस एक्सिस है, जिसमें ईरान, हिजबुल्लाह, जिहाद-ए-इस्लामी, हमास, ये सब, उनकी पोजीशन अब और आगे क्या होगी? चूंकि ईरान के आईआरजीसी के सरबराह ने कहा है कि एक और अल-अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन होगा और इजराइल जोग्राफिये से खत्म हो जाएगा इस इलाके से। आपको क्या लगता है, कहां कहां अब रेजिस्टेंस कहां खड़ा है और इजराइल कहां है और ये जंग फिर से क्यों शुरू हो रही है? जंगबंदी जारी क्यों नहीं रह सकी? ये 110 कैदियों के तबादले के मुकाबले में तकरीबन 500 फ़लस्तीनी कैदी इस्राइल की जेलों से आज़ाद हुए हैं। और 1 हफ्ते की जो ये जंगबंदी है, इस जंगबंदी में मुझे लगता है कि तमाम रेजिस्टेंस फोर्सेस ने अपने आप को फर्दर कंसोलिडेट किया होगा, हम्म, यकीनी तौर पर। जो उनके रिसोर्सेज़ हैं और जो उनका नेटवर्किंग है, जो पिछले 16 साल से उनको लगातार फीड कर रहा है, कि ये नामुमकिन है कि हमास तन्हा 16 साल से एक जेल में बंद हो और इतने रिसोर्सेज़ हासिल करे। ये ठीक है कि फ़लस्तीनी बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इस इंटेलिजेंस को प्रमोट करने में और उनको रिसोर्सेज़ से फुलफिल करने में बहुत सारी दुनिया की फ़ोर्सेस
पर्टिकुलरली मुस्लिम वर्ल्ड की फोर्सेस रही हैं, जिन्होंने उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने में बड़ा रोल प्ले किया है। और इस 1 हफ्ते में वो मज़ीद कंसोलिडेशन हुआ होगा। ये एक बात है। दूसरी बात ये कि हमास को तो कुछ खोने को है नहीं। जो कुछ खोना है, इस्राइल को खोना है। हमास ने अभी भी नहीं खोया। एक बात मैं इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ क्योंकि आपका चैनल बहुत बड़ी तादाद में आम तौर पे लोग अवाम देखते हैं। तो ये कहा जाता है कि बराह रास्त जंग में कुछ ममालिक क्यों शरीक नहीं होते? मसलन ईरान के बारे में भी ये कहा जाता है कि ईरान जंग में क्यों नहीं कूदता? या कतर या सऊदी अरब ख़ास तौर पर क्यों नहीं कूद जाता? तो ये बात समझनी चाहिए कि अभी जो जंग दोबारा शुरू हुई है आज सुबह से, जो हवाई फायरिंग भी हो रही है और फ़िज़ाई हमले भी हो रहे हैं। इससे पहले 2 दिन पहले अमेरिका का स्टेटमेंट आया और अमेरिका ने ये बात कही कि इसराइल को अपने हमले जारी रखने चाहिए लेकिन एहतियात के साथ। ये अमेरिका ने कहा। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है साफ तौर पर कि जंग इसराइल नहीं लड़ रहा, हम पहले भी कहते रहे। इसराइल के कंधे पे बंदूक रख के अमेरिका और यूरोप ये लड़ाई लड़ रहा है तहरीके इस्लामी के खिलाफ। सिर्फ फ़लस्तीन नहीं, सिर्फ हमास नहीं, तहरीके इस्लामी के खिलाफ ये जंग इसराइल लड़ रहा है। पूरे के पूरा जो यूरोपियन यूनियन की क्रिश्चियन वर्ल्ड है, उसके ताउन से लड़ रहा है, उनके पैसों से लड़ रहा है, उनके हथियारों से लड़ रहा है। लेकिन बराह रास्त कोई इन्वॉल्व नहीं है। ना अमेरिका बराह रास्त इन्वॉल्व हो रहा है, ये जुर्अत नहीं कर पा रहा, ना यूरोप के बाकी लोग उसमें हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी दूसरे मुस्लिम मुल्क का बराह रास्त जंग में इन्वॉल्व हो जाना, उसके बहुत ही कैटास्ट्रोफिक नताइज बरामद होंगे, जो बहुत ही पूरे दुनिया के लिए मौलिक होंगे। ज़ाहिर है कि इसराइल एक जंगी जुनून में मुब्तला है, वो दरिंदगी पर आमादा है और इस दरिंदगी में जो उसकी शिकस्त हुई है 7 अक्टूबर को, उसका इंतकाम है जो पिछले 56 दिनों से लिया जा रहा है। ये याद रखनी चाहिए कि ये दरिंदगी एक इंतकामी ज़हनियत का नतीजा है, उस ज़हनियत का नतीजा है जिसमें कोई एक वहशी दरिंदा अपनी शिकस्त को, एक ज़ख्म ख़ुर्दा दरिंदा अपनी शिकस्त तस्लीम करने पर आमादा नहीं है और उसका इंतकाम लेने के लिए वो महज़्ज़ब दुनिया पर हमले कर रहा है। तो ऐसी सूरत में किसी मुल्क का भी जंग में इन्वॉल्व होना एक न्यूक्लियर वॉर का के नतीजे में ज़ाहिर होगा और फिर उसका पूरा जो अहदाफ है, वो वेस्ट एशिया होगा। न्यूक्लियाई जंग का। अरब ममालिक होंगे, ईरान होगा और तमाम मुस्लिम वर्ल्ड उसकी ज़द में आ जाएगा। इसलिए ये मुनासिब इस वक़्त किसी तौर पर भी नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजिकली मुस्लिम वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी समझदारी है कि बराह रास्त जंग में शरीक नहीं हो रहे। लेकिन जिस तरह बिलावास्ता अमेरिका जंग में शरीक है, ऐसे ही मुस्लिम दुनिया भी बिलावास्ता जंग में तो शरीक है। आखिर ये हथियार, ये पैराग्लाइडर्स, ये मिसाइल्स, ये बारूद या ये जो ह्यूमैनिटेरियन मदद है, ये कहाँ से पहुँच रही है? ह्यूमन रिसोर्स कौन दे रहा है? हिज़्बुल्लाह का रिसोर्स कहाँ से आता है? या हमास का बराह रास्त हानी मिस्टर इस्माइल हानिया कितनी मर्तबा ईरानी सदर से मिल चुके हैं, ये कहाँ से आ रहा है? खुद अरब वर्ल्ड में भी जो ह्यूमन एड है, वो अच्छी खासी बड़ी तादाद में गई है। इसके साथ ये प्रोपेगेंडा जो मुस्लिम दुनिया में फैलाया जा रहा है, इस्राएली और अमरीकी ज़राए से कि अरब दुनिया अलग खड़ी है, ईरान अलग खड़ा है, ये हमें एक लड़ाने की एक कोशिश है। मैं समझता हूँ कि हर फरीक कोई बराह रास्त, कोई बिलावास्ता, कोई खामोशी से और कोई एलानिया हमास की और फ़लस्तीन की मदद तो सब लोग कर रहे हैं और ये मुमकिन नहीं है। जो अवामी दबाव है तमाम मुस्लिम दुनिया में, उस दबाव को देखते हुए ये मुमकिन ही नहीं है। आप दिल से मदद करें या अवामी दबाव के तहत न चाहते हुए अदम दिलचस्पी के साथ मदद करें। लेकिन सऊदी अरब हो या बहरीन हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, आज हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद किसी मुल्क के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोल सके। ये बड़ा अचीवमेंट हमास का है। लेकिन ये मुल्क अब भी हमास को दहशतगर्द तक कहने के बहरहाल
हिम्मत कर रहे हैं। बहरीन ने पिछले दिनों बाकायदा जर्मनी के चांसलर के फौरन कहने के बाद हमास के खिलाफ बयान दिया और दहशतगर्द, वही जबान जो इजराइल। खैर मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं कि अभी एक बयान आया है ईरान के फौजी कमांडर का, जिसमें कहा है कि 300 से ज्यादा लोग इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं जमीनी जंग में। अब इसके साथ साथ एंटनी ब्लिंकन जो कल इजराइल में मिले हैं और वॉर कैबिनेट में उन्होंने शिरकत की है बाकायदा, इस हद तक अमेरिका यानी शामिल है, ये साबित है। उससे पहले जो बाइडेन को भी वॉर रूम तक पहुंचते हुए देखा गया है, ये भी खबरें हैं। तो ब्लिंकन इजराइल को यह कह रहे हैं कि आपके पास महीनों का वक्त नहीं है हमास को खत्म करने के लिए, क्योंकि जो बाइडेन की सरकार पर दुनिया भर से और मुल्क के अंदर से भी दबाव है कि यह जंग जल्दी खत्म होनी चाहिए। इसके क्या मानिए, क्या अमेरिका को अब भी उम्मीद है इस 56 दिन की 2 महीनों की जंग के बाद में कि हमास को इजराइल खत्म कर लेगा? कि वो एक नाकाम कोशिश दोबारा करना चाहते हैं और ये बात तो समझ में आ रही है। जहां तक एक जंग है, जंग के अलावा उसके पीछे जो सियासत है यूरोपीय दुनिया खुसूसन अमेरिका की, आपके इल्म में है कि इससे अगले 10 महीने के अंदर-अंदर अमेरिकी सदर का इंतखाब होना है, सितंबर 2024 में। दिसंबर आज शुरू हो गया। 10 महीने का अरसा है और 10 महीने से पहले कई राउंड उनके इलेक्शन प्रोसेस के होंगे। तो उनके पास तो 2-3 महीने का ही वक़्त है। 2-3 महीने में अमेरिकी सदर का इंतखाब शुरू हो जाएगा और जो बाइडेन को और उनकी पार्टी को वो इंतखाब जीतने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ब्लिंकन का जो इशारा है, वो इसी जानिब है कि ये आपके पास 2 ढाई महीने का कुल वक़्त है, जिसमें आपको जो भी कार्रवाई अंजाम देनी है वो दें। उसके बाद अमेरिका के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं बचनी है कि वो जो जिस तरीके से बराह रास्त वॉर रूम में बैठ के इसराइल की मदद कर रहा है, उस तरह वो कर सके। क्योंकि फिर जवाबदेही अमेरिका में भी अवामी जवाबदेही सरकार की होगी, क्योंकि इलेक्शन सिर पे खड़ा होगा और जब प्रोसेस में होगा। इसलिए इन और ये बात ये जानते हैं कि हमास को वहाँ से हटाना, डिसमेंटल करना मुमकिन नहीं है। और ये रीज़न है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है और जो फ्रांस में जो बातचीत हुई है, उसमें भी ये बात कही गई कि व्हाट अबाउट द कोलैप्स ऑफ गाज़ा? तो उन्होंने पहले ही से ये तय कर लिया है, बज़ौम खुद, कि गाज़ा तो खत्म होने वाला है और अब वहाँ पर वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए इस्राएली आर्मी बैठेगी और उसके बाद वो अल-फतह को उसे हैंडओवर करेंगे। ये ख्वाब है जो इस्राइल ने देख रखा है, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर हासिल करने के लिए उन्हें किन-किन मराहिल से गुज़रना होगा, इसका उनमें मुझे लगता है कि इस्राइल और अमेरिका के पास कोई सही इवैल्यूएशन नहीं है, जिसके नतीजे में वो ये ख्वाब देख पा रहे हैं। क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि पिछले 56 दिन की इस जंग के दौरान हमास के यकीनी तौर पर बड़े कमांडर्स की शहादतें हुई हैं, उनके खानदान वालों की शहादतें भी हुई हैं, 15,000 फ़लस्तीनी शहीद भी हुए हैं, लाखों लोग बेघर भी हुए हैं, लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए कि वो बेघर हुए लोग साउथ गज़ा से नॉर्थ गज़ा की तरफ पिछले 1 हफ्ते में बड़ी तेज़ी के साथ वापस आए हैं। हम्म। यानी अपने परिवार, अपने खानदानों की शहादत, ज़ख्मियों की बड़ी तादाद, टूटे हुए घर, बिल्कुल मलबे के ऊपर भी जुर्अत की है फ़लस्तीनियों ने 1 हफ्ते के अंदर वापस आने की। ऐसे में वो भाग के कहीं नहीं गए। वो रुके भी नहीं हैं साउथ गज़ा में। इससे अंदाज़ा होता है कि उनके जज़्बात और उनके एहसासात फ़लस्तीन के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और वो ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ़लस्तीन के बाहर, गज़ा के बाहर जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनका जीना और मरना गज़ा के साथ वाबस्ता है। ये पैगाम जो है 1 हफ्ते के अंदर गज़ा के लोगों ने दिया है। अगर इस मैसेज को, इस नविश्ता-ए-दीवार को इस्राइल और अमेरिका नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो अपने इख्तिताम, अपने वाटर लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि फिर इस तनाज़ुर में आप देखिए ईरानी कमांडर्स का ये बयान कि जंग का जो अगला मरहला है, वो इस्राइल के खात्मे तक इस्राइल को ले जा सकता है। और ये बात सही है, क्योंकि जिस तरीके का आलमी दबाव सिफारती सतह पर और सियासी सतह पर भी है और अस्करी सतह पर भी है कि आज मेडिटेरेनियन के पानियों में मुख्तलिफ ममालिक के 80 से ज़्यादा
वॉरशिप्स खड़े हुए हैं। अमेरिका के भी है, यूरोप के भी है और रूस के और चीन के भी हैं, ईरान के भी हैं। कितने ममालिक के 80 वॉरशिप्स की वहाँ मौजूदगी को कोई वैसे अगर इस्राइल और अमेरिका लेना चाहता है, तो उनको लेना चाहिए और अगर नहीं लेना चाहते, तो अपनी तबाही का इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा, मैं अब आता हूँ भारत की तरफ। यहाँ जो ये एक तरह से मीडिया ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जैसे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिलिस्तीनी सारे खत्म हो जाएंगे, हमास खत्म हो जाएंगे। हम हमास को जालिम के तौर पर पेश किया गया था। वो इजरायली मीडिया की जो वॉर मशीन है उसका हिस्सा बन गया था हमारा खुद मीडिया। अब इनको कहने के लिए क्या कुछ है? आपको क्या लगता है कि अब कहाँ जाकर के छुपेंगे, कहाँ बताएंगे कि हमास को खत्म नहीं कर सके? कोई मकसद तो हासिल हुआ हुआ नजर नहीं आता इजराइल को। देखिए, अभी भी इनके पास कोई चारा नहीं है। भारत का मीडिया को इस्राइल और फ़लस्तीन के ताल्लुक से बराह रास्त ये कहा जा सकता है कि वो सिर्फ़ इस्राइली वीडियो दिखा रहा है हम्म। और इस्राइल के प्रोपेगेंडा ऑर्गन एक बना हुआ है हमारा मीडिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है, हम मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कुछ देख रहे हैं, वो इस्राइली प्रोपेगेंडा है और इस्राइली भोंपू बन के मीडिया काम कर रहा है। और जो सोशल मीडिया पर जो अल्टरनेटिव मीडिया है, जो एक्चुअली अब मेन स्ट्रीम मीडिया बन गया है, जो कुछ वो दिखा रहा है, उससे लर्ज़ा बरअंदाज़ इस्राइल गूगल को, फेसबुक को, यूट्यूब को वो बैन कर रहा है उन खबरों को जो फ़लस्तीन की हिमायत में दिखाई जा रही हैं। इससे साफ ज़ाहिर है कि हमारा मीडिया अगले चंद महीने में अगले 1 महीने के अंदर ही अभी भी काफ़ी हद तक खामोश हुआ है। हमास के बारे में खामोशी इख्तियार करने का अमल हमारे मीडिया में शुरू हो गया है और अगले 1 आध महीने में आप देखेंगे कि ये कोई खबर भी दिखाने में हिचक महसूस करेंगे, खबर भी नहीं दिखाएँगे। ये जैसे यूक्रेन और रूस के बारे में आप देख रहे हैं कि अब जंग तो जारी है, रोज़ाना यूक्रेन पर रूस के हमले और यूक्रेन के हमले रूस पर जारी हैं, लेकिन कोई खबर हमारे मीडिया में नहीं आती। इसी तरीके से इस्राइल और हमास के बारे में भी अगले 10-15 दिन और 1 महीने में आप देखेंगे खबरें आना ही बंद कर जाएँगी। ये शर्मिंदा होकर चुल्लू भर पानी में डूबने की जगह भी इनको मिलनी नहीं है, इसलिए मुँह छुपा के एक तरफ बैठ जाएँगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है नेशनल मीडिया के पास। अच्छा, अच्छा, ये वार के ज़माने में जो प्रोपेगेंडा होता है वो बहरहाल ये कहा जाता है वार शुरू होते ही सच्चाई की मौत हो जाती है। इसमें अभी जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा हुआ, इसके बाद क्या इस किस्म के प्रोपेगेंडे से ज़मीनी हकीकत कुछ बदल जाती है? हमने इराक वॉर कवर की, वहाँ तो सुन्नी शिया टकराव की बात करने की कोशिश की गई अमेरिकी और वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए। कई मौके ऐसे आए लेकिन वहां के लोगों ने बड़ी पेशेंस के साथ वक्त गुजारा और वो खराबियां पैदा नहीं हुई वहां के समाज में, आज भी नहीं है। तो ये जो मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, दुनिया में नैरेटिव कुछ भी बदल दे, ग्राउंड पे क्या कुछ तब्दीली आ जाती है? आपको क्या लगता है? नहीं, कहाँ तब्दीली आती है और कहाँ तब्दीली आई है। आप देखिए कि 7 अक्टूबर को तो बहुत तेज़ी के साथ 7 अक्टूबर से पूरी दुनिया ने शोर मचाया कि इस्राइल टेररिस्ट है और हमला कर दिया और किस तरीके का एक गलीज़ प्रोपेगेंडा सारी दुनिया में किया गया और अगले 1 महीने वो तकरीबन वैसे ही जारी रहा और सारी दुनिया ने किया, भारत समेत। लेकिन क्या हमास की एक्टिविटीज़ उससे रुकी? क्या इस्राइल को टेबल पे आके बैठना नहीं पड़ा? ये देखिए कितनी मज़हक़ाख़ेज़ सूरत-ए-हाल इस्राइल के लिए रही है कि जिस हमास को वो सारी दुनिया से टेररिस्ट कहलवा रहा था, उस हमास की सियासी लीडरशिप के साथ दोहा में, एक मुस्लिम मुल्क में बैठना पड़ा एनएसए को अमेरिका के और इस्राइल के जो सिक्योरिटी चीफ एडवाइजर है उसको इसी हमास के साथ जिसे वो टेररिस्ट कह रहा था, दोष-बदोष बराबर की सतह पर। कहाँ हमास है जिसका कोई ऐसा लंबा-चौड़ा वजूद नहीं है, एक रेजिस्टेंस फोर्स के अलावा कुछ भी नहीं है और कहाँ इस्राइल जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम खुद को कहता था। लेकिन हमास के इस हमले ने उसको नीचे लाकर अपनी सतह पर दोहा के साथ टेबल पे बैठने पे मजबूर किया और सालिसी उसका पड़ोसी मुल्क मिस्र और कतर सालिसी की टेबल पर बैठे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स और उनके एनएसए, हमास पार्टी बना हुआ है और इस्राइल बराबर की पार्टी बना हुआ है। ट्रम्प नेगोशिएट कर रहा है हमास और एक्सेप्ट कर रहा है इस्राइल।
और विटनेस कौन कर रहा है? विटनेस कर रहा है अमेरिका, विटनेस कर रहा है यूरोप। तो ये पूरे यूरोप और इस्राइल के लिए इससे ज्यादा मज़ाक़-आमेज़, हज़ीमत आमेज़ और तमस्खुर आमेज़ क्या सूरत-ए-हाल हो सकती है कि आप जिसको टेररिस्ट कहलवा रहे थे, आप जिसे कह रहे थे 2 दिन में मसल देंगे, उसके साथ आप उसकी सतह पे नीचे उतर के बात करने पे मजबूर हैं और उसकी शराइत मान रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है कि ये जो एक सूरत-ए-हाल है, ये पहले कभी मुमकिन नहीं थी, जो अब हुई है। तो ऐसे में ये जो सिफ़ारती सियासी फ़तह है एक तरह से हमास की, जिसे नज़रअंदाज़ सारी दुनिया नहीं कर सकेगी और आप चाहे जितना प्रोपेगेंडा करें, इसका प्रोपेगेंडा करते हुए भी आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि आप नीचे और ये बोलेंगे नहीं और ये रीज़न है। आप देखिए, आपके चैनल को बैन करने का वक़्त कौन-सा है? ये वही वक़्त है ना कि जब इस्राइल की शिकस्त वाज़ेह होकर सारी दुनिया के सामने आ गई। आपका 4 दिन पहले तकरीबन कई लाख फ़ेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल्स और गूगल की साइट्स को इन्होंने कई लाख को सारी दुनिया में बैन किया था। क्यों किया था? इसलिए कि यही चैनल्स ये सब बता रहे थे कि इस्राइल की शिकस्त का ये इतराफ़ है कि वो दोहा में हमास के साथ बैठ के नेगोशिएट भी कर रहा है और उसकी टर्म्स को कबूल भी कर रहा है। यही कह रहे थे आप। जी, जी। जिसकी सज़ा आपको ये दी गई कि आपका चैनल बंद किया गया। यही बात कह रहा था सारी दुनिया का अल्टरनेटिव सोशल मीडिया, तो जो प्रोपेगेंडा आप कर रहे थे, उसमें भी आप बुरे तरीके से नाकाम हुए और बिलाखिर आपको सरेंडर करना पड़ा है हमास के सामने। ये बात बर्दाश्त करना दुनिया की ज़बान से सुनना इस्राइल को गवारा नहीं था, इसलिए इन चैनल्स को इन्होंने बंद किया था। तो ये तो ज़ाहिर है कि शिकस्त का एतराफ़ मुँह से कहा नहीं जा रहा कि हम सरेंडर हैं, हो चुके हैं, लेकिन सरेंडर तो हो ही गए। इसमें क्या जी, दो राय है? जी, जी। ये बहुत बड़ी बात है जिस मुल्क को जिस एंटिटी को बल्कि कहा जाए ये समझा जाता था कि दुनिया में उसको कोई हरा नहीं सकता। वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे पड़ोस के बच्चों ने आकर के पीट लिया हो, ऐसी हालत हुई और वो अब मजबूर है टेबल पर बैठ करके हमास से ही उनकी शराइत मानने के लिए। मैं तो जिस तरह से बारीकी से फॉलो कर रहा हूँ, जब ये शुरुआत हुई जंगबंदी की, उस वक्त भी हमास की तरफ से आया कि हमने अपनी शर्तों पर जंगबंदी कराई है, इजराइल को मजबूर किया है अपनी शर्तें कबूल करने के लिए। वही बात अब नजर आ रही है कि अब भी कोई ऐसी शर्तें जरूर हैं जिस पर हमास तैयार नहीं हुआ या इजराइल ने हमास की वो शर्तें नहीं मानी है। क्या कुछ तो होगा? इस्राइल ने खुद इसका एतराफ़ किया है कि एक-एक कैदी के दाम पे घंटों बहस करवाते हैं, जी, जी, हमास जी। के लोग। ये तो कल कल इस्राइली कल मीडिया ने आखिरी इसका दिन एतराफ़ किया। कल आखिरी दिन जब 8 लोगों को छोड़ा है तो 2 किस्तों में छोड़ा है। 2 को एक बार छोड़ा, फिर कई घंटे के बाद कुछ बातचीत तो ऐसी जरूर थी जहां मामला अटका हुआ था। तो ये अब बिल्कुल बराबर की सतह पर आकर के बात करने की हालत में हुए हैं और अपने मुल्क को आजाद कराने वाले लोगों को अगर हम उन्हें टेररिस्ट कहें तो हमें अपने भारत को आजाद कराने वाले जो बड़े-बड़े नाम थे जिनमें कि क्या-क्या नाम हो सकते हैं, मैं सबके नाम क्या गिनाऊं, लेकिन जिन्होंने मुल्क को आजाद लेकिन उनमें कराया। से कोई भी बीजेपी का नहीं है, इसलिए वो कह जी, सकते हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल उनमें से कोई बीजेपी का नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात बताई आपने और मैं वो भी याद दिलाना चाह रहा था बीच में कि जब अडवाणी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और पहली बार इजराइल जा रहे थे ऑफिशियल टूर पर, तो ये कहते हुए गए थे कि हम इजराइल से ये सीखने जा रहे हैं कि उन्होंने टेररिज्म को कैसे कुचला, यानी मुसलमानों को कैसे कुचला। ये सीखने गए थे और वही आज जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में हैं, वो उनके असरात यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर असल शैतान वहां खत्म हो जाएगा, यहां के मामलात खुद ठीक हो जाएंगे। मेरा तकरीबन ये समझना है। आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।